Hello students, welcome to physics class. Today in this video lecture, we are going to discuss drift velocity. This is from the chapter number 3 and this is our lecture number 2. In the previous video lecture, we have discussed about current carriers and is current a scalar or a vector quantity. So that video link you can find in the description box or you can click on the I button for the previous video lecture. So today in this video lecture, we are going to discuss about drift velocity and the thermal velocity. So let's start the lecture. थर्मल वेलोसिटी. व्हाट इज़ थर्मल वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी का मतलब है, थर्मल मीन्स हीट. जब भी आप किसी चीज़ को हीट देते हैं तो क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो एनर्जी गेन कर लेते हैं और उस गेन की हुई एनर्जी के साथ वो मोशन करने लगते हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है. सो इन दिस केस थर्मल वेलोसिटी व्हेन ए कंडक्टर इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी बैटरी. हमारे पास एक कंडक्टर है एंड ये जो कंडक्टर है वो किसी भी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है. तो इसमें क्या होंगे, कोई भी कंडक्टर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेंडमली मूव करते रहते हैं. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर. रूम टेम्परेचर पर भी कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो होती है, इलेक्ट्रॉन को मिलती है हीट की वजह से, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की वजह से. और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे. और उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडमली मूव करने लगते हैं, यहाँ वहाँ जो है कंडक्टर के अंदर ही मूव करते रहते हैं और कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे के साथ. तो उस टाइम बिना बैटरी कनेक्ट किए हुए जब हमारे पास कोई कंडक्टर होता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइम उसके पास जो एनर्जी होती है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं. और उस टाइम जो उसके पास वेलोसिटी होती है उसको हम थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं. ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रैंडमली मूव करते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है. जिस तरह एयर में मॉलिक्यूल ऑफ द गैस रैंडमली मूव करते रहते हैं तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर में मूव करते रहते हैं. नाउ द एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर so randomly distributed that the average thermal velocity of the electron is zero. अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहते हैं और उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है. आइए देखते हैं कैसे ज़ीरो होती है. ओके सर, दिस इज़ अ डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी को समझ लेंगे अच्छे से. मान लीजिए आपके पास ये कंडक्टर है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और जब ये रूम टेम्परेचर पे मूव कर रहा है तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है u1, यहाँ पे कितनी है u2, थर्ड इलेक्ट्रॉन के पास है u3 और फोर्थ के पास है u4. लाइक दैट हमारे पास अगर n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे. तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 कंसीडर कर रही हूँ, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, सेकंड की वेलोसिटी, थर्ड की वेलोसिटी एंड सिमिलरली 4 कंसीडर किए तो 4 ही ले रही हूँ मैं यहाँ पे. तो इन सब का जो एवरेज होगा वो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा. जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे को कोलाइड करेंगे, उनकी डायरेक्शन जो है वो वेरिएशन होगी, कोई एक मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं हो, कोई कहाँ जा रहा है कोई कहाँ जा रहा है, तो उनकी जो नेट वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो. जब उनके सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज लेंगे तो उस वेलोसिटी को हम ज़ीरो लेंगे. ओके, सो दिस इज़ नॉन एज एवरेज थर्मल वेलोसिटी. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अभी जो पिछला केस था उसमें हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के केस में क्या होगा कि हम एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे कंडक्टर के साथ. यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है. सो अगर ये जो कंडीशन है, पहले ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे. जब ये रूम टेम्परेचर पे है तो हमने अभी डिस्कस किया कि रूम टेम्परेचर पर अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो कितनी होगी, ज़ीरो हो जाएगी. अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो. ये पूरा सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा. दैट इज़ योर एवरेज थर्मल वेलोसिटी. नाउ अगर हम इसको अब किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, सपोज वी हैव कनेक्टेड दिस थिंग विद द बैटरी. ओके, सो तब क्या होगा, तब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास दो तरह की वेलोसिटी होगी. एक तो होगी थर्मल वेलोसिटी जो कि हमने ज़ीरो मान रखी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ज़ीरो है. एक तो थर्मल वेलोसिटी है, दूसरी वेलोसिटी उनके पास आएगी जिसको बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस चीज़ की वजह से होगी, क्योंकि जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस साइड मूव करना शुरू कर देंगे, वो बैटरी की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे. सारे जो हैं वो इस साइड मोशन करना स्टार्ट कर देंगे. तो क्यों वो इस साइड मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैटरी भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड होती है। सो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों ड्रिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनके ऊपर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। और हमें पता है फोर्स किसके लिए होता है? एफ ई इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड ई जो है कैपिटल ई वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और ये फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि हमेशा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लगी है, अगर हमारे पास कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, बोथ हैविंग द सेम डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस साइड लगेगा, और सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ जो है वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे। तो अब हम अपनी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ डिफाइन एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स get drifted the positive end of the conductor under the influence of an external electric field। और उस टाइम जो उनकी वेलोसिटी होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली किस चीज़ की वजह से प्रोड्यूस हुई है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं। अब हम इसके लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। सो लेट्स सी द नेक्स्ट। यहाँ पे हमने क्या किया है? फिर से एक कंडक्टर कंसीडर किया है और उस कंडक्टर की लेंथ L लेके रखी है, और जो कंडक्टर है उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है। ओके, एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस टाइम जो उनके ऊपर फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? F इजिकल टू ई ई। ये ऑलरेडी हम फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो नाउ E, there is a one formula from the potential gradient, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सो यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल V है एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L, सो वी कैन राइट E इज इक्वल टू V/L। सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है? फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? दैट इज E, स्मॉल e एंड कैपिटल E। नेगेटिव साइन इज देयर बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट साइड अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो उनके पास क्या होगा? वेलोसिटी तो है ही, तो एक्सेलरेशन भी होगा। सो एक्सेलरेशन का फोर्स के साथ क्या रिलेशन है वो हम लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गई F इज इक्वल टू M में। तो इन दोनों इक्वेशन को हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। दैट इज आर इक्वेशन नंबर 4। नाउ इन द नेक्स्ट पेज वी विल सी लेट एट एनी टाइम, मान लो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो कोई एक टाइम कंज्यूम, जब मान लो एक टाइम कोई टी हमने ले लिया, लेट इज वी हैव कंसीडर हियर एनी इंस्टेंट टी। जो जब टाइम टी है, कोई पर्टिकुलर टाइम टी है, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी? ओके, एट टाइम टी व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन? और हमें पता है जब रूम टेम्परेचर पे थे इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर जो रूम टेम्परेचर पे था, तो उस टाइम कौन सी वेलोसिटी थी? यू वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी। लेकिन जैसे ही इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया कर दिया गया उस टाइम इसके पास कौन सी वेलोसिटी आ गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ अब जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास दो तरह की वेलोसिटी है, एक थर्मल वेलोसिटी और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मींस यू कैन से दिस इज योर इनिशियल, दिस वन इज योर फाइनल। सो लेट एट एनी इंस्टेंट जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो थर्मल वेलोसिटी u1 है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है? v1 है। तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन लिख ली, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a जो एक्सेलरेशन है दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E, एंड टाउ1 जो है वो टाइम है, टाइम पीरियड है। सो इसी तरह हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए लिख ली, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन लिख ली, थर्ड के लिए लिख ली। इस तरह से हम सबके लिए लिखते रहेंगे। और n पार्टिकल, वी हैव कंसीडर्ड n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो nth पार्टिकल के लिए ये इक्वेशन मोशन हो जाएगी। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो सभी इंडिविजुअल की थी, लेकिन हम अपने सबकी नेट जो एवरेज वेलोसिटी है वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबको ऐड कर देंगे, जितनी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटीज़ है हमारे पास और जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो वी हैव n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो हमने n से उसको डिवाइड कर दिया। सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 5। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अब हमने क्या करना है इस इक्वेशन में
इक्वेशन नंबर 5 में हमने v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दिस वन वैल्यू, एंड v2 की वैल्यू क्या है, ये है। उसी तरह v3 की वैल्यू क्या है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड vn की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल सब्स्टिट्यूट एंड लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। ओके, सो वी हैव एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज vd। अब v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, u1। वी विल राइट एवरीथिंग इन द वेक्टर फॉर्म। सो दिस इज आर टाउ t1, okay, and next one is the velocity of v2, that is u2 plus a tau 2. Similarly we will write for 3 third number of electron, and now here I'm going to write directly for nth number of particle, means for nth electron. So un will come here and a is the acceleration and tau n, यानी tau n यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको क्या है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे हमारे पास, n थे। सो अब हमने क्या करना है, जो u1 वाले टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर देंगे, u1 प्लस u2 अप टू un, इनको हम सेपरेट लिख लेंगे, एंड n जो है वो डिनोमिनेटर तो साथ में आएगा ही। और उसी तरह हम देख सकते हैं a जो है वो कॉमन है सब में, तो हम a कॉमन निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज कॉमन फॉर ऑल, एंड t1 प्लस t2 t3 and so on, tn, the last term is tn, so tn we will write here and divide by n। तो इस पूरी टर्म को हम किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई एक हमने कॉमन जो है इसके लिए कांस्टेंट यूज़ करना है, दैट इज़ टाउ। सो हम इसको रिप्लेस कर देंगे टाउ। टाउ क्या है, टाउ इज़ योर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन। आइए इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। टाउ क्या है, मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करा, फर्स्टली ये इसके साथ कोलाइड किया, और कोलाइड करने के लिए जो इंटरवल है वो कितना है, 3 सेकेंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ कोलाइड किया और टाइम लगा, मान लीजिए 4 सेकेंड लग गए इसको। सो ये क्या होगी, ये फर्स्ट कोलिजन होगी और ये सेकेंड कोलिजन होगी। तो जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फॉर टू सक्सेसिव, जो कॉन्टिन्यूसली 2 कोलिजन इलेक्ट्रॉन करेगा, उसमें कितना एवरेज टाइम लग रहा है, यहाँ पे कितना लग रहा है, 3 + 4। फर्स्ट कोलिजन के लिए 3, सेकेंड के लिए 4, और उसकी एवरेज हम ले लेंगे, दैट इज़ 7/2। सो 3.5 विल बी योर एवरेज कोलिजन टाइम। ओके, सो नाउ वी कैन रिप्लेस दिस थिंग विद टाउ, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, this thing we have already discussed. This is the average thermal velocity which we have discussed here. This thing is equal to 0, so we can substitute this thing is equal to 0. So this average thermal velocity is equal to 0, and finally what we will get, vd is equal to 0 plus a vector and tau. Okay, now we know the value of a, we have already derived the value of a की वैल्यू जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कि थी -e कैपिटल E बाय m एंड टाउ। सो दिस इज़ आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप देख सकते हैं ए की वैल्यू हमने पिछली इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड दिस इज़ आवर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस मोबिलिटी। मोबिलिटी, it is related with the motion of the electrons. The actual meaning of mobility is, basic meaning of mobility is how freely or how easily an electron can move inside the conductor. So mobility will depend on the drift velocity and the electric field. It is represented by the symbol mu, and drift velocity vd and electric field E. So it is the ratio of drift velocity and the electric field. Now we will define now we will find the SI unit of, already definition is here, it is, you can write, it is the ratio of the drift velocity and the electric field. Now we'll find the SI unit of mobility. So mobility, we know this formula, and we can define mobility in two way, and SI unit we will derive here 2 SI unit. First one is, because we know E is equal to F/Q. Okay, so we can write here, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है F/Q के इक्वल हम लिख सकते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, मीटर पर सेकेंड। फोर्स के लिए क्या है, न्यूटन। सो फोर्स ऊपर आ जाएगा,
इन इनवर्स, एंड कूलम के लिए क्या है, C। सो ये जो होगी हमारी SI यूनिट होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, BD बाय यहाँ पे आपका F रहेगा और Q जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो दिस इज़ योर SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। दिस इज़ द वन वे टू रिप्रेजेंट द SI यूनिट। इन द सिमिलर वे वी कैन यूज़ अनदर फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारे पास है VD। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, VYL हम लिख सकते हैं। सो इसको हमने लिख दिया VYL, और इसको हमने सॉल्व किया VD 1, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं L/V। सो फिर हमारे पास VD के लिए जो सिस्टम है ऑफ यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। लेंथ के लिए हम मीटर लिख सकते हैं, एंड वोल्टेज के लिए वोल्ट। सो फाइनली व्हाट यू विल गेट, मीटर स्क्वायर per second per volt. So this is also a SI unit of mobility. So both are correct. You can use any one. Okay. So dear students, this is all for today. And dear students, if you have any doubt in the lecture, you can ask your doubt in the comment section. For watching next video lecture, don't forget to subscribe Physics Phenomenal. That is my channel name. Thank you for watching.